नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल एशिया के क्राइसिस के बारे में। देखो, जब सेंट्रल एशिया का आप नाम सुनते होगे तो आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ आती होगी कि बहुत वायलेंट एरिया या बहुत वायलेंस होता है सेंट्रल एशिया के अंदर में। आखिर क्यों आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं? दैट मीन्स सेंट्रल एशिया जो है वो काफ़ी सालों से डिस्टर्ब्ड रहा है, इसीलिए ऐसे ख्याल आते हैं हमारे दिमाग में। तो आज हम इसी को इस चीज़ में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में कि आखिर सेंट्रल एशिया क्यों इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से सेंट्रल एशिया में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। उस चीज़ को आज हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर में। अच्छा, जब हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो बेसिकली हम 5 कंट्रीज़ की बात कर रहे होते हैं, यानी कि कजाकिस्तान, उसके साथ साथ तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और जस्ट किर्गिस्तान के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ताजिकिस्तान लाई करता है। यहाँ पर ये आपको दिख नहीं रहा होगा वाइट शेड की वजह से, लेकिन यहाँ पर ताजिकिस्तान लाई करता है और इन 5 कंट्रीज को मिला करके सेंट्रल एशिया बनता है लार्जली। अब ये जो सेंट्रल एशिया का रीजन आप देख रहे हो, पहले इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे तो ऊपर रशिया है यहाँ पर, और इधर साइड में चाइना है, और नीचे यहाँ पर अफगानिस्तान लाई कर रहा है। तो मतलब इन 3 मेजर बड़ी कंट्रीज के बीच में ये पूरा हिस्सा जो है वो सेंट्रल एशिया का हिस्सा है, और जो इसका एंडिंग पॉइंट है ये कैस्पियन सी पर खत्म हो रहा है यहाँ पर। और जस्ट इस कैस्पियन सी के बाद यहाँ से आपको मिडिल ईस्ट शुरू हो जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे अजरबैजान, बाकू ऑयल फील्ड, सारा जस्ट ये कैस्पियन सी को क्रॉस करते ही शुरू होता है। अब आपकी ये लोकेशन जब आप देख रहे हो तो आप समझ गए होगे कि सेंट्रल एशिया जो है वो मिडिल ईस्ट और एशिया को कनेक्ट करने का बहुत अच्छा जरिया है। अभी अगर हम मिडिल ईस्ट जाते हैं तो हम इंडियन ओशियन से होकर के जाते हैं या फिर रशिया से होकर के जाते हैं। मैंने आपको चाइना के मिडिल कॉरिडोर वाले वीडियो में बताया था कि चाइना इसी सेंट्रल एशिया को बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज़ कर रहा है पूरे एशिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करने का, और फिर टर्की के थ्रू पूरे इस ट्रेड रूट, सिल्क रूट को पूरा यूरोप तक लेके जाएगा। इसीलिए यूरेशियन ट्रेड में चाइना का बहुत बड़ा मार्क हो जाएगा। अब लेकिन ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहती हैं। जब हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो लार्जली एरिया जो है पूरे सेंट्रल एशियन रीजन का वो डेजर्ट से भरा हुआ है। बहुत कम यहाँ पर कल्टीवेबल लैंड है, लेकिन जो कल्टीवेबल लैंड है वो बहुत ज़्यादा कल्टीवेबल लैंड है, और उसको हम कहते हैं फरगना वैली। ये फरगना वैली जो पूरा ये आपको बीच में मैप के बीचों बीच ये जो येलो वाला हिस्सा दिख रहा है पूरा, ये एक्चुअल में फरगना वैली है। और ये फरगना वैली बेसिकली बहुत ज़्यादा कल्टीवेबल है पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर में, क्योंकि ये एक रिवर बेसिन पर बसा हुआ है। यहाँ पर 2 रिवर्स यानी कि 2 ट्रिब्यूटरीज कह लो आप, कारा डारिया और ऊपर नारिन डारिया रिवर्स जो है वो आकर के यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलती हैं, और ये फिर पूरा सिर डारिया रिवर बन जाती है, जो कि बहुत मेजर रिवर है सेंट्रल एशिया की। और इसी सिर डारिया रिवर के बेसिन पर ये फरगना वैली यहाँ पर बसा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होती है, काफ़ी कल्टिवेबल लैंड है ये। अब जो ये फरगना वैली की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है ताकि 3 कंट्रीज आपस में इस पूरे रीजन को डिवाइड कर लें और कोई लड़ाई ना हो। इसीलिए यहाँ पर बॉर्डर्स जो हैं वो काफ़ी अजीब तरीके से डिवाइड किए गए हैं, और इस पूरे एरिया को 3 कंट्रीज आपस में बांटती हैं। जैसे किर्गिस्तान, नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर ताजिकिस्तान, और ये दिखेगा आपको बीचों बीच उज्बेकिस्तान। और सबसे ज़्यादा एरिया जो है फरगना वैली का वो उज्बेकिस्तान में ही फॉल होता है। अब यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अब सबसे बड़ा जो रीज़न आप कह लो इस पूरे सेंट्रल एशिया में प्रॉब्लम्स का, वो सबसे बड़ा रीज़न है प्रॉब्लम का कि यहाँ पर जो एथनिक ग्रुप्स हैं उन्हीं के बेसिस पर ये पूरे सेंट्रल एशिया में कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया था। लेकिन ये एथनिक ग्रुप्स अब विथ टाइम डिस्प्लेस होते होते इतना ज़्यादा इंटरमिक्स हो चुके हैं एक दूसरे के साथ कि यहाँ पर हमेशा बॉर्डर इश्यूज़ बने रहते हैं। जैसे आप खुद ही देख लो, ये उज्बेकिस्तान का एरिया पूरा येलो वाला रीजन जो आपको दिख रहा है फरगना वैली है, और ये फरगना वैली पूरे यहाँ पर उज्बेक्स रहते हैं येलो पार्ट में। अब यहाँ पर आपको ये ऑरेंज पैचेस दिख रहे होंगे बीच बीच में, ये ऑरेंज पैचेस है बेसिकली ताजिक्स पॉपुलेशन की, जो कि ओरिजिनली ताजिकिस्तान में होनी चाहिए थी, लेकिन ये पॉपुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में पिछले कई 100 सालों से यहाँ पर फरगना वैली में रहती आ रही है। अब जब फरगना वैली में रहती आ रही है तो यहाँ पर अपनी प्लांटेशन भी करती है, और इसी लैंड को लेकर के, एथनिसिटी को लेकर के हमेशा यहाँ पर डिस्प्यूट बना रहता है। जैसे ऊपर देखो कजाकिस्तान का एरिया है, कजाकिस्तान के एरिया में ये जो रेड वाला पैच आपको दिख रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन किर्गिस्तान की रहती है, यानी किर्गिज की रहती है, और वो किर्गिज को ओरिजिनली किर्गिस्तान में रहना चाहिए था। तो ये सारे इश्यूज़ की वजह से, एथनिसिटी क्लैशेस की वजह से सेंट्रल एशिया इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहता है। ये तो एक रीज़न हो गया, इसके और भी कारण है। दूसरा कारण सब सेंट्रल एशिया के डिस्टर्ब्ड रहने का सबसे बड़ा जो है वो है सेंट्रल एशिया में पानी की कमी। एक्चुअल में सेंट्रल एशिया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, पूरा लार्जली डेजर्ट है, वहाँ पर बहुत कम नदियाँ हैं, और 2 जान है बेसिकली पूरे सेंट्रल एशिया की, 2 रिवर्स। पहली सिर डारिया रिवर जो कि ऊपर दिख रही है आपको, और नीचे ये वाली रिवर जो है इसका नाम है अमू डारिया रिवर। और ये दोनों रिवर्स यानी कि अमू डारिया और सिर डारिया रिवर्स बेसिकली 2 कंट्रीज से शुरू होती हैं, यानी कि किर्गिस्तान और जस्ट उसके नीचे ताजिकिस्तान। ये 2 कंट्रीज जो हैं
यहाँ से ये दोनों रिवर्स फॉल होती हैं, बहती हैं, और जो इनका फ्लो देखोगे ये लार्जली बीचों बीच बिल्कुल सेंट्रल एशिया से गुजरती हैं और अराल सी में जाकर के फॉल हो जाती हैं। अब अराल सी जो है पूरा, इसमें 80% जो पानी है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है? वो अमू दारिया रिवर कंट्रीब्यूट करता है, और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अब देखो, जब आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करोगे तो बहुत सालों तक ये कंट्रीज जो हैं हमेशा से आपस में को एग्जिस्ट करती आई हैं, इसीलिए हर इन कंट्री में एक एक बहुत बड़ी बड़ी स्पेशलिटी है इनकी। जैसे कजाकिस्तान में आप देखोगे, कजाकिस्तान को जाना जाता है कोल के लिए। दूसरा नीचे आपको उज्बेकिस्तान दिख रहा है, ये उज्बेकिस्तान बेसिकली जाना जाता है कॉटन प्लांटेशन के लिए। और दुनिया में जितनी भी कॉटन प्लांटेशन होती है, टॉप 10 जो प्रोड्यूसर्स हैं उसमें, उनमें से एक उज्बेकिस्तान है। नीचे जो ये एरिया है जो तुर्कमेनिस्तान का है, तुर्कमेनिस्तान को अपने एलएनजी के लिए जाना जाता है, और इसी एलएनजी को अब जाकर के ये चाइना को बेचने लग गया है। और इसीलिए कहने लगे हैं लोग कि जो रशिया का स्ट्रांग होल्ड था पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर, वो स्ट्रांग होल्ड खत्म हो गया है। एक्चुअल में ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी। 1991 में जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया था तो ये सारी कंट्रीज आज़ाद हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी इन पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर हमेशा से रशिया का दबाव रहा था, और ये रशिया के पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह लो आप डिपेंडेंट थी, इसीलिए रशिया इनको डील करता था हमेशा। और जितना भी इनके बीच में वायलेंस होता था, जितना भी इश्यूज होते थे, उसको रशिया सेम टेबल पर बैठा करके हमेशा सॉल्व करते हुआ आया है। CSTO का हिस्सा भी रह चुकी हैं ये, इसी वजह से हमेशा रशिया के ये कब्जे में रहती थी। लेकिन जब से चाइना घुसा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर में, और फिर उसके बाद मिडिल कॉरिडोर जो मिडिल ईस्ट में बना रहा है उसको कनेक्ट कर रहा है वो इसके साथ, तब से सेंट्रल एशिया में चाइना का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जा रहा है। और वो इम्पैक्ट और भी ज़्यादा पुख्ता तब हो जाता है जब तुर्कमेनिस्तान जैसी कंट्री, जो कि हमेशा रशिया के दबाव में रही है, वो अपना LNG चाइना को बेचने लग जाती है। अब बाकी जो ये कंट्रीज हैं, यानी कि ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इन दोनों कंट्रीज को जाना जाता है अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए, एंड दैट मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर दोनों रिवर्स का ओरिजिनेशन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा पानी है इन दोनों देशों के पास में। अब को एग्जिस्ट करते आई हैं ये कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि जो पानी ये निकल रहा है, इन लोग में आपस में समझौता ये है कि ये पानी पूरे सेंट्रल एशिया में जाने देना है हमें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम एक्चुअल में शुरू हुई उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान में मैंने जैसे आपको बताया कॉटन प्लांटेशन होता है। अब इस कॉटन प्लांटेशन के लिए चाहिए बहुत सारा पानी, कहाँ से लाएंगे पानी? तो उज्बेकिस्तान ने क्या किया, सोचा कि यह नदी तो हमारे टेरिटरी से बही रही है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसके ऊपर बड़े बड़े डैम्स, कनाल्स बना करके इस पूरे पानी को अपने कॉटन प्लांटेशन में डाइवर्ट कर लेते हैं। अब जब उज्बेकिस्तान ने ये पानी डाइवर्ट करना शुरू किया तो ये पानी बहुत बड़ी मात्रा में यहीं उज्बेकिस्तान तक होल्ड हो जाता था, जिसकी वजह से अमू दारिया रिवर में उतना पानी नहीं बचता था, और यही रिवर 80% अराल सी में पानी अपना दे रही थी। तो ये पानी उतना दे नहीं पाती है, और इसीलिए कहते हैं कि अराल सी जो है वो 90% श्रिंक हो गई है, ऑलमोस्ट सूख गई है, कुछ सालों में एकदम सूख जाएगी, गायब हो जाएगी। यही कारण है। तो उज्बेकिस्तान पानी को जब ओवर यूज़ करने लगा, तब यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुई पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर में। दोनों कंट्रीज यानी कि किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने कहा ठीक है भाई, तुम ओवर यूज़ कर रहे हो तो हम भी ओवर यूज़ करेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डैम्स, कनाल्स, प्रोजेक्ट्स बना करके और ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करने लगे, और उसको बेचना स्टार्ट करने लगे ये लोग। उसके बाद जब इन दोनों कंट्रीज़ ने अपने प्रोजेक्ट्स को बढ़ाया, यहाँ पर कनाल्स बनाना शुरू किया, तो अफगानिस्तान ने भी कहा जी हम क्यों चुप बैठे, हमारे लोगों को भी पानी की ज़रूरत है, जस्ट नीचे है, और हमारी टेरिटरी से भी ये रिवर गुजर रही है, तो हम भी इस पर अपना जा करके कनाल बनाएंगे। और अफगानिस्तान ने बहुत बड़ा कनाल बिल्डिंग शुरू कर दिया इसी अमू दारिया रिवर पर, और ये कनाल इतना बड़ा है कि ये बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि 20% पानी जो है अमू दारिया रिवर का, वो अफगानिस्तान अकेले खा जाएगा। और जब ये सारी कंट्रीज़ इतने बड़े बड़े कनाल्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इस पर बना देंगी इस पूरे रिवर पर, तो पूरी सेंट्रल एशिया में जो ये रिवर फ्लो हो रही है, इसमें पानी ही नहीं बचेगा कि और लोग और कंट्रीज़ इसको यूज़ कर पाएँ। और जब ये पूरा पानी, आप समझ लो यहाँ से अगर एक लाइन खींच दें, यहाँ बीचों बीच से, जब ये पूरा पानी उधर ओरिजिनल वाली कंट्रीज़ में ही रुक जाएगा, यानी कि अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में, तो उज़्बेकिस्तान के लिए यहाँ पर पानी नहीं बचेगा, और तब ये क्या कॉटन प्लांटेशन करेंगे। और उज़्बेकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन जो है मोस्टली वो कॉटन प्लांटेशन पर ही डिपेंडेंट है, पूरी कंट्री की GDP उसी पर चलती है, तो वो क्या करेगी। और तब जा करके आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेगा सेंट्रल एशिया के अंदर में, इन 5 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, इन 6 कंट्रीज़ में पानी को लेकर के वॉर शुरू हो जाएगा। और ये बहुत हद तक शुरू भी हो चुका है, कॉन्फ्रंटेशन शुरू भी हो चुकी है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इन सारी कंट्रीज़ को मिल करके आपस में बैठ करके निपटारा कर लेना चाहिए, और इस पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपस में कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ ये पानी को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ जाएंगे, और ये पूरे एक सेंट्रल एशियन वॉर में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर बड़े पावर्स जैसे रशिया, चाइना लोग इसमें इंटरवीन करके इसको सुलझाते नहीं हैं। तो आई होप आपको पूरा ये सेंट्रल एशिया का मामला समझ में आ गया होगा। इसी वजह से ये पूरा फरगना एरिया वाला जो
रीजन है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहता है, और यही मेन कारण है। और ये बहुत बड़े कारण नहीं है, इसको सुलझाया भी जा सकता है काफ़ी ईजिली बैठ करके। तो आई होप आपको ये पूरे रीज़न समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।